हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एग्रोनॉमी के लेक्चर 2 के बारे में, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे टीलेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अक्सर पूछा जाता है कि टीलेज होता क्या है। आखिर टीलेज होता क्या है, ये पूछा जाता है। तो समझिए कि टीलेज का जो हिंदी नाम होता है वह होता है भू परिष्करण। क्या होता है? भू परिष्करण इसका हिंदी नाम होता है। लेकिन इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह एंग्लो शब्द से हुई थी। किससे? एंग्लो शब्द से हुई थी। तो पूछ लिया जाएगा ये भी कि एंग्लो शब्द के किस शब्द से हुआ था। तो एंग्लो शब्द के टीलियन शब्द से हुआ था। किसके? एंग्लो शब्द के टीलियन शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ था। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि जो टीलियन शब्द है, उत्पत्ति तो हो गया टीलियन शब्द से, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है टीलियन का? तो टीलियन का जो अर्थ होता है वह होता है जुताई करना। क्या करते हैं? जुताई करना होता है। खेतों की जुताई करते हो तभी तो सीड बोते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि टीलेज शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो एंग्लो शब्द से हुई थी, जिसका एंग्लो शब्द के टीलियन शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है जुताई करना। तो क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको बताते हैं। अब बात होती है कि जब हम टीलेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो टीलेज के बारे में पढ़ने से पहले हमें मालूम रहना चाहिए कि टीलेज के फादर कौन है। तो टीलेज के जो फादर हैं वो है जेथरो टूल, जो थे वो टीलेज के फादर हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टीलेज के, आधुनिक टीलेज के जो फादर कौन थे? जेथरो टूल, जो कि आधुनिक टीलेज के फादर थे। अब टीलेज हम बार बार बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि भू परिष्करण की बात किया जा रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं बातें। तो नेक्स्ट पे आपसे पूछा जाता है जैसे कि भू परिष्करण किसे कहते हैं। आपके माइंड में ये आएगा, डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो भू परिष्करण किसे कहते हैं? तो आपको बता दूं, किसी खेत में फसल के बीज बोने से पहले खेत की तैयारी करना, जिससे फसल को वृद्धि करने के लिए अनुकूल परिवेश मिले और अधिकतम उत्पादन हो। और इन सब को अनुकूल रखने के लिए जो क्रियाएं, मतलब हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो भू परिष्करण कहलाती है। मतलब कि जब भी हम कोई सीड बोते हैं या तो सीड बोने के लिए तैयार करते हैं किसी भूमि को, जब सीड बोना चाहेंगे तो सबसे पहले हम भूमि को तैयार करेंगे, उसकी जुताई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, और उसमें से घास निकालेंगे, खरपतवार जितने भी रहेंगे सबको हटाने के बाद उसको बढ़िया से प्लाव करेंगे, पाटा लगाएंगे। सब कुछ करने के बाद जो क्रियाएं, ये सभी जो भी यांत्रिक क्रियाएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं? भू परिष्करण कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे एक और डिफिनीशन हमने यहाँ पे राइट किया है, क्योंकि कभी कभी हमें ये डिफिनीशन याद नहीं हो पाती। तो नेक्स्ट डिफिनीशन से इसे समझते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन में है कि किसी खेत में फसल का बीज बोने से पूर्व उसकी मृदा को उचित अवस्था में लाना तथा फसल के कुल वृद्धि काल में मृदा की इस उचित अवस्था को अधिकतम उत्पादन के लिए फसल के अनुकूल बनाए रखने की क्रिया भू परिष्करण कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो डिफिनीशन है ये बुक की डिफिनीशन है। आप बुक में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो डिफिनीशन है ये मैं बनाया हूँ, क्योंकि ये जो डिफिनीशन आपको सरल लगेगी और ये थोड़ा हार्ड लगेगा। तो आपको इनमें से जो भी चूज करना है आप उसे चूज कर सकते हैं और उसे पेपर में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि नेक्स्ट पे आ गए हैं, नेक्स्ट में आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोफेसर हैरिस पेरसन स्मिथ के अनुसार वो क्या कहते हैं, भू परिष्करण किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कि खेतों को हानिकारक खरपतवार से जब हम मुक्त करते हैं या मुक्त करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? भू परिष्करण कहलाती है। ये प्रोफेसर हरीश पर्सन स्मिथ के द्वारा कहा गया है कि खेतों को जब हम हानिकारक खरपतवार से मुक्त कर देते हैं तो वह भू परिष्करण क्रिया या भू परिष्करण कहलाती है। अब बात कर लेते हैं कि भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ टीलेज। जब हम भू परिष्करण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि हमें भू परिष्करण करना पड़ा? हम तो डायरेक्ट भी खेत में जाकर सीधे बो सकते हैं, जोत सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि भू परिष्करण के जो उद्देश्य हैं वो ये है कि भू परिष्करण जब हम करते हैं तो खरपतवार जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं?
भू परिष्करण करते हैं तो भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा को सुधारना होता है, मतलब सुधर जाता है इसकी वजह से। अगला, भू परिष्करण की क्रिया के कारण भूमि में वायु संचार का ठीक प्रकार होता है। जब हम उसको बढ़िया से मिट्टी पलट देते हैं तो उसमें वायु संचार होने लगती है। नेक्स्ट है, भूमि की जल शोषण करने की शक्ति, जल संचयन करने की शक्ति बढ़ जाती है। मतलब जो जल है वो संचयन, रुकने की, स्थिर होना, उसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है, शोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए हम भू परिष्करण करते हैं, इसका यही उद्देश्य है। और साथ में नेक्स्ट एक और है, उसे भी जान लेते हैं। खेतों में हानिकारक जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अंडे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जब मिट्टी पलटती है या तो जुताई होती है तो उसी में मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो ये हुआ भू परिष्करण के उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं कि भू परिष्करण के प्रकार कितने होते हैं। तो भू परिष्करण के प्रकार की बात करें तो टाइप्स ऑफ टिलेज के बारे में बात करें तो आपको बता दो, भू परिष्करण के क्रियाओं के लिए, भू परिष्करण की क्रियाओं के लिए बहुत से कृषि यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। तो भू परिष्करण क्रिया के लिए बहुत सारे कृषि यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यह दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी टिलेज। और सेकेंड होता है द्वितीय भू परिष्करण, जिसका इंग्लिश में नाम होता है सेकेंडरी टिलेज। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राथमिक भू परिष्करण के बारे में, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाएगा। तो प्राथमिक भू परिष्करण के बारे में बात करते हैं। तो प्राथमिक भू परिष्करण फसल बोने के पहले उसकी बीज सया, जब फसल बोने के पहले, जब फसल बोने से पहले, बोए नहीं है, बोने से पहले बीज सया, मतलब बीज को बिछाने के लिए, बीज बिछाए भी नहीं है, बिछाने के लिए जब हम सीड बेड प्रिपरेशन करते हैं, सीड को बिछाने के लिए, मतलब रखने के लिए, बोने के लिए जब तैयार करते हैं, जिस जमीन को या जिस सतह को या जिस मृदा को तैयार करते हैं, करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए खेत के अंदर बीज बोने से पूर्व तक विभिन्न प्रकार की यांत्रिक क्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे खेत की जुताई करना, खेत समतल करना, हल चलाना इत्यादि सभी क्रियाएं प्रारंभिक भू परिष्करण कहलाती है। सिंपल से लैंग्वेज हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। देखिए, जब भी हम बीज लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से समझेंगे सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सीड लिया, ये सीड है, सीड लिया तो सीड को, ये जमीन है, मान लीजिए ये आपका जमीन है ना, ये जमीन है। तो सीड को जब जमीन में हम बोएंगे तो क्या डायरेक्ट ऐसे उठा के सीड को फेंक देंगे यहाँ पे? नहीं फेंकेंगे। सबसे पहले हम इसे जुताई करेंगे या गुड़ाई, अगर आपके पास छोटा जमीन है तो आप खुरपी लेकर जुताई करेंगे इसको। तो जुताई कर दिए। अब जब हम जुताई कर दिए तो इसमें जब भी हम सीड लगाएंगे तो आसानी से सीड लग जाएगा। मान लीजिए इसमें सीड लगा दिए, लग गया। तो सीड जब लग जाएगा तो ये जर्मिनेशन होगा, तो इसमें जड़ें निकलेंगी, इसमें जड़ें निकलेंगी। तो जब जड़ें निकलेंगी तो इसकी जड़ें फैलने के लिए, इसके लिए अनुकूल अवस्था रहना चाहिए मृदा की, तो वो मिल जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जुताई करनी पड़ती है, मिट्टी को समतल करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है। ये सब क्रियाएं जो भी होती हैं, वो बीज बोने से पहले जो भी क्रिया होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राथमिक भू परिष्करण, जिसे प्राइमरी टिलेज कहते हैं। आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द्वितीय भू परिष्करण के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दूं द्वितीय भू परिष्करण के बारे में। तो द्वितीय भू परिष्करण जो होता है, बीज सस्या की तैयारी के पश्चात, मतलब बीज सस्या तैयारी हो चुका है, उसके बाद जो क्रिया होती है, बीज सस्या की तैयारी के पश्चात अथवा खेत में फसल बोने से लेकर, खेत में जब हम फसल बोते हैं, बोने से लेकर काटने तक की गई यांत्रिक क्रियाएं द्वितीय भू परिष्करण कहलाती है। मतलब कि बीज सस्या तैयार हो चुका है, अब हम उसमें बोएंगे, और बोने से लेकर जब तक वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, बोएंगे, फिर उसके बो देंगे, तो उसमें गुड़ाई करेंगे, उसमें निराई करेंगे, उसमें पाटा लगाएंगे, उसमें खरपतवार की सफाई करेंगे, उसमें फिर उसके बाद जब वो उसमें सीड्स आ जाएंगे तो उसकी थ्रेसरिंग करेंगे। ये सभी क्रिया जो होती है वो होती है द्वितीय भू परिष्करण क्रिया कहलाती है, सेकेंडरी टिलेज कहलाती है। आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भू परिष्करण क्रियाओं के भौतिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ टीलेज ऑपरेशंस। आपसे पूछा जाता है कि भू परिष्करण क्रियाओं के भौतिक प्रवाह क्या हैं। तो आपको बता दूं, जब भू परिष्करण क्रियाएं होती है तो उसके भौतिक प्रवाह होते हैं, ये हैं कि भू परिष्करण क्रियाओं से भूमि में उचित वायु संचार होने लगती है। जब हम भू परिष्करण क्रिया करते हैं, टीलेज क्रिया करते हैं, तो क्या होता है कि जो भूमि होती है उसमें उचित वायु संचार होने लगती है। समझ रहे हैं, उचित वायु संचार होने लगती है। जो जब भी जो मृदा होती है, जमीन होती है, सतह होती है, उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है, जिसके वजह से उसकी मृदा के अंदर वायु संचार नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम उसका भू परिष्करण कर देते हैं, जुताई अच्छे से कर देते हैं, तो क्या होता है, उसमें वायु संचार होने लगती है। नेक्स्ट है, इनके द्वारा मिट्टी महीन भुरभुरी हो जाती है, वह उसकी जल धारणा क्षमता बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि इसके द्वारा जो होती है कि मिट्टी क्या हो जाती है, महीन। जब हम जुताई करेंगे तो मिट्टी महीन होगी, जब मिट्टी महीन होगी तो उसमें जल धारण क्षमता भी तेज होगा। जब आप कहीं पे देखते होंगे कि प्लाऊ कर दिया जाता है मिट्टी को, तो उसमें जब भी पानी भरते हैं तो क्या हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा सूखता है उसमें। तो ये चीज़ें मैं एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट और है एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, उसको भी सुन लीजिए। अगला है कि मिट्टी की रचना कड़ी हो जाती है। जो मिट्टी की रचना हो जाती है वो क्या हो जाती है, कड़ी हो जाती है, इसमें कड़ा मिट्टी हो जाता है। भूमि का पीएच मान सामान्य हो लगता है। जो भूमि का पीएच मान होता है वो सामान्य हो लगता है, क्योंकि अगर एक सतह पर आप बार बार जुताई बुआई नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो क्षारीय मृदा हो जाता है या तो अम्लीय हो जाता है, क्योंकि वो पपड़ी बांध लेती है, उस पर एक सतह बन जाता है, एक परत बन जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसा उसका पीएच मान चेंज होने लगता है। लेकिन जब उसकी जुताई बुआई करते हैं तो पीएच मान परस्पर चेंज होता है, क्योंकि नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है, जिसकी वजह से पीएच मान में सामान्यतः परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, भूमि की संरचना में सुधार होता है। भूमि की जो संरचना होती है उसमें सुधार होता है। नेक्स्ट है, ऊसर भूमि में सुधार होने के कारण वह खेती योग्य हो जाता है। जब ऊसर भूमि में भी अगर ऐसा प्रयोग कर रहे हैं भू परिष्करण क्रियाएं, तो क्या होता है कि उसमें सुधार होता है और खेती योग्य भूमि हो जाती है। चलिए, ये तो था आपका भौतिक परिवर्तन। अब चलिए बात कर देते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन पे आ गए हैं, जिसमें हम बताते हैं कि भूमि में भू परिष्करण क्रियाओं से उचित वायु संचार, नमी तथा ताप नियंत्रण के कारण लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे भूमि में अधिक मात्रा में नाइट्रेट निर्माण होता है। मतलब भूमि में भू परिष्करण जब क्रियाएं हम करते हैं तो उचित वायु संचार, नमी तथा ताप नियंत्रण के कारण क्या होता है कि उसमें एक जीवाणु उत्पन्न होती है। वो जीवाणु इंपॉर्टेंट होती है पौधों के लिए, जिसके वजह से उन जीवाणुओं की वजह से ही नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट के रूप में वहाँ एकत्र होता है, जो कि आपके ज़मीन में जब रहेगा तो आपके जो भी आप वहाँ पे आप लगाएंगे, जो भी प्लांट्स लगाएंगे, उसमें नाइट्रोजन की कमियों को यह पूरा करता रहता है। नेक्स्ट है, भूमि में शुद्ध एवं पर्याप्त वायु संचार के कारण खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया बढ़ने से हानिकारक जीवाणुओं की संख्या घटती है। मतलब भूमि में शुद्ध एवं पर्याप्त वायु संचार जब होने लगता है, खनिज कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकरण जब होते हैं, तो इस क्रिया की वजह से जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो वहीं पे मर जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। इन क्रियाओं के करने से भूकणों के साथ फिक्स्ड पोटास तथा फास्फोरस अलग होकर पौधों को प्राप्त होने लगते हैं। जब हम ये सारी क्रियाएं करते हैं तो क्या होते हैं कि जो पोटास होते हैं और फास्फोरस होते हैं वो अलग होकर पौधे को डायरेक्ट ही मिलने लगते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने बात कर ली है रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव का। अब बात कर लेते हैं भू परिष्करण क्रियाओं के जैविक प्रभाव के बारे में। तो जैविक प्रभाव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैविक प्रभाव यह होता है कि भू परिष्करण क्रियाओं से सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो भू परिष्करण क्रियाओं से क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो दिखते नहीं हैं, उनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है और वो क्रियाशील हो जाते हैं, वो क्रियाशीलता उनकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ने से क्या होता है कि भूमि में जो नाइट्रोजनीकरण तथा अमोनीकरण जैसी क्रियाएं
तेज़ी से होने लगती है, और जब ये तेज़ी से होती है तो पौधों को क्या अच्छे ठीक प्रकार से नाइट्रोजन मिलते हैं। और नाइट्रोजनीकरण, अमोनीकरण, ये सब हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर हमारी वीडियो देखते होंगे आप तो आपको ज़रूर मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक और है कमेंट्स, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, इसके फलस्वरूप नाइट्रोजन का प्रचुर मात्रा में निर्माण होता है और पौधों को दिव्या, ये मैंने बता ही दिया कि नाइट्रोजनीकरण और इसके वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन मिलेगा आपको, तो ये हमने क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। न्यूनतम भू परिष्करण, इसको बताना जरूरी था क्योंकि अगर किसी से लाभ भी हो रहा है तो उसमें कमियां भी आपको बताने की ज़रूरत होती है। जैसे सबसे पहले आपको पेपर में जब लिखना है तो लाभ के ही बारे में लिखना है, कमियां मत लिख दीजिएगा। पहले जब भी पेपर में लिखेंगे भू परिष्करण तो भू परिष्करण के लाभ लिखेंगे, तो कमियां नहीं लिखेंगे। सबसे पहले कमियां लिखेंगे कि लाभ लिखेंगे? सबसे पहले लाभ, किसी प्रोडक्ट को बताएंगे तभी लाभ बताएंगे। किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो लाभ बताएंगे, फिर कमियां के बारे में बताएंगे। चलिए न्यूनतम भू परिष्करण के अवधारणा की बात कर ले तो मिनिमम टीलेज कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ले तो आपको बता दूं, अधिक भू परिष्करण की क्रियाओं के करने से, जब हम अधिक भू परिष्करण क्रियाएं करने लगते हैं, जैसे कि हम जुताई ट्रैक्टर के द्वारा करने लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में जुताई करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो केचुए जो होते हैं वो मर जाते हैं, छोटे छोटे जीवाश्म जो रहते हैं वो गायब हो जाते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो अधिक भू परिष्करण क्रियाओं के करने से भूमि कटाव बढ़ता है, जुताई के अंतर्गत हल क्षेत्र बढ़ता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, मृदा कणों के आकार एवं संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जीवाश्म पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, रासायनिक व जैविक क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं और भू परिष्करण क्रियाओं पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है। अतः भू परिष्करण क्रियाएं एक सीमा तक ही लाभकारी होती है। इसे ही न्यूनतम भू परिष्करण कहते हैं। मतलब कि जब भी हम भू परिष्करण क्रियाएं करते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा मात्रा में जुताई करते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा बारिश होगी तो मिट्टी कट के दूसरे के खेतों में जाएगी, पहली बात। दूसरा है कि जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, जो ज़मीन में पड़े रहते हैं जीवाश्म वो नष्ट हो जाते हैं, केचुए नष्ट हो जाते हैं उसमें, और बहुत सारे जैविक क्रियाएं जो होने वाली हो तो वो नष्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, ज़्यादा टीलेज की मात्रा ज़्यादा प्रयोग करने से यह होती हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। तो सबसे पहले फसल के अवशेषों का प्रयोग अगर हम करेंगे तो हम न्यूनतम भू परिष्करण क्रिया कर सकते हैं। अवशेष का प्रयोग करेंगे, फसल में अवशेष जो बचे हैं उसका प्रयोग करेंगे तो हम कुछ मात्रा में टीलेज, भू परिष्करण, न्यूनतम भू परिष्करण को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारे जो क्रॉप में क्या लगा है, इंसेक्ट लगा है, तो हम क्या करेंगे कि उर्वरक का प्रयोग करेंगे, अरे सॉरी, कीड़े मकोड़े के लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारे प्लांट में जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है तो हम हमेशा जुताई बुआई नहीं करेंगे, दिन भर जुताइयाँ नहीं करते रहेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, उर्वरक के लिए ठीक से यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा या अच्छे प्रकार की यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यूरिया का आप ढेरों प्रयोग कर दें, जहाँ 40 किलो यूरिया चाह रहा है वहाँ 80 किलो यूरिया देने लगे, तो ऐसे नहीं करना है। अगला है खरपतवार नाशक का प्रयोग कर खरपतवार सर ना वीडीसाइड बहुत सारे आते हैं मार्केट में, उसका प्रयोग करके हम कर सकते हैं। ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार जाकर खेतों में खुरपी लेकर गुड़ाई जुताई नहीं करनी है, घास वास हटाना नहीं है, सीधे आप खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे दवा आते हैं, स्पाइनोजेट, इमामेक्टिन, साइपरमेथिन, ऐसे नामक बहुत सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं जिसका प्रयोग करके आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया टीलेज के बारे में। इम्पोर्टेंट लेक्चर जो था वो टीलेज के बारे में था, जिसमें हमने आपको बता दिया टीलेज होता क्या है, टीलेज की स्कोप क्या है, टीलेज के क्षेत्र क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ डिस्कस कर दिया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3 आपके लिए ज़रूर लाएँ। तो आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।